Hello everybody, I welcome you all again in today's session of Science Vichar. In the last session we have discussed about matter, its nature, its physical nature and the properties of particles with certain examples. And in today's session we will be continuing with the states of matter. एज़ वी ऑल नो मैटर क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैटर को हम फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे 3 फेजेस में 3 स्टेट्स में पढ़ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कैन से मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ 3 फॉर्म्स. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो इन 3 फेजेस को या इन 3 फॉर्म्स को पढ़ने के लिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, हमें कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा एंड ऑन दैट बेसिस हम इन तीनों में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. एक सीधी सिंपल से एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? कोई भी आप पेन ले लीजिए, बुक, टेबल, चेयर, कोई भी हार्ड चीज़ जो है जिसे हम सॉलिड कंसिडर करते हैं. तो सॉलिड्स को हम सॉलिड्स क्यों कहते हैं, क्या रीजंस हैं कि उनकी शेप फिक्स्ड होती है या उनमें कुछ फीचर्स ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नाउ लेट अस कम टू दिस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ये बाकी सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, वन बाय वन आप बहुत ही ईजिली जब सब पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है बहुत टाइटली पैक्ड होता है. मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच टाइटली अरेंज्ड टुगेदर. इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है. द मॉलिक्यूल्स आर सो मच टाइटली पैक्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स. इसमें मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हम क्यों कहते हैं? इंटर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह. तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने डिमार्केट किया है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह को, उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन द केस ऑफ सॉलिड्स इट इज़ वेरी लेस, बहुत कम होती है. जबकि इन द केस ऑफ लिक्विड्स अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं अरेंज्ड. इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है एक दूसरे से. अगर हम कंपेयर करें इसे लिक्विड्स के साथ, तो आप क्या बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है या ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली दिस इज़ मोर देन सॉलिड. और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो और भी ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से. यानी मॉलिक्यूलर जो स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम. ये सबसे ज़्यादा होती है. अब ये पॉइंट्स हमारा जो सेकंड है, इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे डिपेंड करता है, आप कह सकते हैं. कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन जो है, आपने एक सिंपल से एग्जाम्पल में मैग्नेट्स और आयरन का जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि आयरन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, या मैग्नेट जो है आयरन को खींचता है. सो वो क्यों खींचता है? बिकॉज ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे चिपक जाता है. तो सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ धकेलती है, अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के साथ जोड़ती है, बाइंड करती है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक दूसरे के पास हैं, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास हैं. तो हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केस ऑफ सॉलिड्स इट इज़ मैक्सिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स. जबकि अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप खुद गैस कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम या ज़्यादा? तो ऑब्वियसली सॉलिड से कंपैरेटिवली लेस होगा. क्यों? क्योंकि स्पेस ज़्यादा है. और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होगा, क्योंकि स्पेस इसमें और भी ज़्यादा है. तो हम क्या कहेंगे इसमें? मिनिमम और लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
राइट। नाउ इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे अब आप इन सारे पॉइंट्स को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? वन बाय वन आइए। नेचर, सॉलिड्स का नेचर कैसा होता है? व्हाट आर सॉलिड्स? आप कोई पेंसिल, बुक, कोई भी चीज़ है अपने, आप उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अब ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, आप आउटलाइन खींचिए, आप एक ड्रॉ कर सकते हैं सॉलिड्स को। बुक को आप उसकी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव अ डेफिनेट शेप। वो रिजिड है, हार्ड है, आप उसे पकड़ सकते हैं हाथ में, उसे कहीं रख सकते हैं बिना किसी, यू डू नॉट रिक्वायर एनी कंटेनर टू कीप द सॉलिड्स। तो नेचर क्या है उसका? हार्ड है, रिजिड है। सो सॉलिड्स क्या होते हैं? दे आर हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। दे आर द रिजिड पार्ट ऑफ, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। क्यों रिजिड हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत पास जुड़े हुए हैं और इसमें मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। इसलिए हम कहेंगे दैट सॉलिड्स आर वेरी मच हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। जबकि अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो क्या वो हार्ड होते हैं? नहीं होते हैं। क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? क्या आप उसे ओपनली, कैन यू कीप लिक्विड्स इन एनी ओपन एरिया? आप जैसे बुक को रख सकते हैं, सॉलिड्स को ओपन एरिया में, क्या आप लिक्विड्स को ऐसे ही रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? अदरवाइज दे विल स्पिल्ट ऑन द फ्लो। ठीक है, वो बह जाएंगे, गिर जाएंगे, वॉट एवर यू कैन से, कि वो बह जाएंगे या गिर जाएंगे, आप उसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दे आर नॉट हार्ड, दे आर नॉट रिजिड। वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो फ्लो करते हैं। अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसे डाल रहे हैं तो आप उसे पोर कर रहे हैं किसी दूसरे चीज़ में और वो फ्लो करता है। अगर आप उसे नीचे गिरा रहे हैं, वो फ्लो, नीचे गिर के फ्लो करता है। सो हम कहेंगे कि लिक्विड्स आर फ्लूइड इन नेचर एंड दे आर द फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ गैसेस, गैसेस भी क्योंकि फ्लो करती हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर। एज वी नो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो फ्लो करती हैं एटमॉस्फेयर में, उनके मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो गैसेस के लिए भी हम कहेंगे कि दे आर फ्लूइड इन नेचर एंड दे आर द फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, राइट। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सॉलिड्स कंप्रेस होते हैं? कंप्रेस का मतलब है कि आप उसे प्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड्स की अगर हम एग्जाम्पल कोई भी लें, आप बुक ले लीजिए, टेबल, चेयर, पेन, मार्कर, वॉट एवर, क्या ये प्रेस होते हैं? क्या आप इसे प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सॉलिड्स बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी दे आर एबल टू मेंटेन देयर शेप। वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें कंप्रेस करना, उन्हें प्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। बट देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स, जैसे आप बात कर सकते हैं, रबर बैंड ले लीजिए। रबर बैंड आप स्ट्रेच करेंगे, वो स्ट्रेच हो जाता है, जितनी आप फोर्स लगाएंगे वो उतना खींचता चला जाएगा। बट जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में, अपनी नॉर्मल जितने भी साइज़ का वो रबर बैंड था उसमें अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो है तो रबर बैंड एक सॉलिड मैटर, बट उसमें कंप्रेसिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि हम उसे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज, मतलब देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स जो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि बीइंग सॉलिड्स उसमें कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है। तो सॉलिड्स के केस में कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी लेस। एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, स्पंज। स्पंज, एज यू मस्ट हैव सीन इन द किचन्स, स्पंज यूज़ की जाती है, जैसे बहुत सारी जगहों पे यूज़ की जाती है। एक प्रोमिनेंट सिंपल से एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किचन में स्पंज यूज़ की जाती है टू वॉश द यूटेंसिल्स। ठीक है। अगर आपने स्पंज देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। सो व्हाट आर दीज होल्स मेंट फॉर? वो क्यों होते हैं उसमें? सॉलिड, स्पंज भी एक सॉलिड मैटर का ही एग्जाम्पल है। उसमें एयर जो होल्स होते हैं वो क्यों होते हैं? कि उसमें जो एयर ट्रैप होती है, जब हम उसे प्रेस करेंगे तो इट इज़ गेटिंग एक्सपेल्ड आउट ऑफ दोज होल्स, वो बाहर निकलती है। तो इसलिए जब आप उसे प्रेस करते हैं एयर एक्सपेल आउट होती है। जैसे आप आउटवर्ड फोर्स जो आपने हाथ से प्रेस किया था वो पीछे करेंगे तो वापस अपनी फॉर्म में रीगेन हो जाती है, उसी फॉर्म में ऊपर आ जाती है। सो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स इन द केस ऑफ सॉलिड्स जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है
बट सभी केसेस में नहीं। जैसे आप स्टोन को कंप्रेस नहीं कर सकते हो या बाकी जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं उसे नहीं कंप्रेस कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कंप्रेसिबिलिटी इन द केस ऑफ सॉलिड्स इज वेरी लेस, जबकि इन द केस ऑफ लिक्विड्स आप लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, आप उसे मतलब किसी छोटे कंटेनर में डाल सकते हैं। आप लिक्विड्स को कंपैरिजन अगर हम करें सॉलिड्स के साथ तो कंप्रेसिबिलिटी इन द केस ऑफ लिक्विड्स इज कंपैरेटिवली मोर, whereas in the case of gases compressibility is maximum, जिसमें आप बहुत ही सिंपल और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं आपके घरों में विच वी ऑल यूज़ एट आवर होम्स, दैट इज़ LPG गैस सिलेंडर्स। आप सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, हम सभी अपने घरों में सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इन सिलेंडर्स की जो गैस होती है उसे कंप्रेस किया जाता है। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल कंटेनर्स, जैसे सिलेंडर्स हैं। सिलेंडर्स कोई बहुत बड़े कंटेनर्स नहीं होते हैं, बट उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है, उसे लिक्विफाई किया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है एट अ सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़ में, ड्यूरिंग द कोरोना और ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट रही है या थी, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ऑक्सीजन को कंप्रेस करके ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स में डाला जाता है। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड इन द हॉस्पिटल्स, राइट। सो एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अ फ्यूल रिसेंटली यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स जिससे हमें ये पता चलता है कि जो गैसेज है दे आर मैक्सिमम लेवल पे हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स क्योंकि हार्ड होते हैं, अपनी रिजिडिटी ये मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनका जो शेप है दैट इज डेफिनेट। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिकुलर अरेंजमेंट में देयर इज नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नो स्पेस नहीं कहेंगे, वेरी लेस स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देन इन द केस ऑफ लिक्विड्स दे हैव इनडेफिनेट शेप। क्यों इनडेफिनेट शेप है? बिकॉज दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेती है। आप बॉटल में डालेंगे वो बॉटल की शेप ले लेगा, आप एक बीकर में डालेंगे इट विल टेक द शेप ऑफ द बीकर, आप पैन में डालेंगे वो पैन की शेप ले लेगा, एंड सो ऑन। बट इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। हाउ डज इट? सो वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, इसका मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इज डेफिनेट वी कैन से, और फिक्स्ड वी कैन से, वॉल्यूम इज डेफिनेट। सो वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है, या वाई इज इट सो, हाउ इज इट सो? वॉल्यूम इज डेफिनेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे से टकराने का मौका मिलेगा। दे विल स्ट्राइक टुगेदर बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन फोर्सेस, या एक दूसरे से टकराने के बाद इनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम जो है इनका चेंज हो सकता है। सो हम कहेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, अदरवाइज दे हैव इनडेफिनेट शेप। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का ना तो शेप डेफिनेट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव definite shape as well as definite volume. They are indefinite in both the cases. Then is density. Solids are very much tightly arranged in the case of molecules. Space बहुत कम होती है तो इनकी density जो है वो बहुत high होती है, very high. They are very much dense. And in the case of liquids, in the case of liquids the density is comparatively less. एंड इन द केस ऑफ गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो दे आर द मिनिमम यू कैन से, और द लीस्ट यू कैन से, या वेरी लो आप कह सकते हैं, वेरी लो। नाउ इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, नाउ व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी
which leads the object into motion. इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जब मोशन में आती है तो वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एक मतलब मॉलिक्यूल्स का मोशन है. आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज द मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करता है. तो वो इन केस ऑफ अगर हम सॉलिड्स की बात करें, क्योंकि स्पेस बहुत कम है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी इस पर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है कम होने की वजह से दे डू नॉट गेट चांस टू मूव फ्रीली. तो वो वाइब्रेशन शो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से हल्के से वो टकराने की कोशिश करते हैं जितना भी उसमें थोड़ा बहुत स्पेस है. सो मॉलिक्यूल्स इन द केस ऑफ सॉलिड्स बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस, हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस. काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस है. इन द केस ऑफ लिक्विड्स जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत कम है क्योंकि स्पेस बहुत कम है. लिक्विड्स की अगर हम बात करेंगे तो स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड्स के केस में है दैट वुड बी मोर, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे. और इन द केस ऑफ गैसेस, क्योंकि स्पेस और भी ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स को अगर आप या इस फेज़ को, गैस को अगर आप कोई हीट एनर्जी मान लीजिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या आप फील करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है या जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो और भी ज़्यादा होगा. सो हम कहेंगे इट इज़ मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैसेस. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. नाउ व्हाट इज दिस डिफ्यूजन? Diffusion, as we have already discussed in the previous class, in the previous session, कि when the particles of one form of matter, they are getting mixed with the another particles of the matter, it is called diffusion. सिंपल से एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था. अगर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, हम वाटर कंसिडर कर रहे हैं, वाटर में हम नमक डाल रहे हैं या सॉल्ट ऐड कर मतलब शुगर ऐड कर रहे हैं, तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है. दिस इज़ द केस ऑफ सॉलिड्स. अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स में आप वाटर ले लीजिए सॉल्वेंट, और इंक को ले लीजिए आप सॉल्यूट के फॉर्म में, तो उसे भी हम डिज़ोल्व कर पाते हैं, वहाँ पे भी डिफ्यूजन इजीली होता है. गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, सो डिफ्यूजन गैसेस में भी है. एक जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है, नोट करनी है, कि सॉलिड्स लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, गैसेस भी लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं. तो सॉलिड्स एंड गैसेस एंड लिक्विड्स, दे ऑल आर गेटिंग डिफ्यूज्ड इनटू द लिक्विड्स. ये तीनों चीज़ें लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया, सॉलिड्स के केस की अगर हम बात करें, नमक, चीनी और ऐसा कोई भी कंटेंट जो है, एज अ कोई भी सॉल्यूट जो है, उसे हम डिज़ोल्व कर सकते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड्स. लिक्विड्स की अगर हम बात करें, जैसे मिल्क है, यू कैन ऐड मिल्क एंड वाटर. आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, उसे आप वाटर में ऐड कर दीजिए, वो डिज़ोल्व हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. गैसेस की अगर हम बात करें, हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं अंडर वाटर, तो वो क्या है? गैसेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर. सो वो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में हैं या डिफ्यूज्ड वे में प्रेजेंट है इनसाइड द वाटर, जिसे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं. सो वी कैन से डिफ्यूजन इन द केस ऑफ सॉलिड्स इज स्लो, आप कह सकते हैं. लिक्विड्स के केस में इट इज फास्ट, और इन द केस ऑफ गैसेस इट इज वेरी फास्ट. सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप इन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से. सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस. सो आई होप कि आपको इन सब में डिफरेंस क्या है और किन पॉइंट्स को माइंड में रख के हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको आई होप ये समझ में आया होगा. एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या इन स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है, क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में. सो दिस इज़ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.